खान सर एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। देखो, चैनल पर आप अगर नए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, तो चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम सॉइल साइंस की बात करेंगे कि सॉइल साइंस है क्या, मृदा है क्या। देखो, मृदा की बात करें तो आपकी जो मृदा है वह एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा के किन शब्द से लिया गया है? सोलम शब्द से। किससे लिया गया है? सोलम शब्द से। सोलम शब्द का अर्थ क्या होता है? फर्श या फ्लोर। क्या होता है? फर्श या फ्लोर। ठीक है, सोलम शब्द का अर्थ होता है। तो स्टूडेंट, हम सॉइल के बारे में इतना ही उसके आगे पढ़ेंगे कि सॉइल मृदा के अंदर जो खेती करते हैं जिसे सॉइल कहते हैं, या सॉइल के अंदर जो खेती करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जियोपोनिक। क्या बोलते हैं? जियोपोनिक कहते हैं। मृदा के अंदर खेती करने को जियोपोनिक कहते हैं। देखो स्टूडेंट, बात करेंगे हम आपको मृदा व भूमि के बारे में, सॉइल और लैंड के बारे में। देखो, जिसमें हम अर्थ की बात करें तो हमारा अर्थ जो है वो कितना है? आपका है 100%। ठीक है, जिसमें से 100% जो आपकी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में 70% की बात करें तो 70% आपको क्या मिलेगा? जल देखने को मिलेगा। और उसके बाद 29% आपको क्या मिलेगा? लैंड, भूमि मिलेगी। इस 29% में स्टूडेंट हम क्या करते हैं? 29% में हम खेती भी करते हैं और खेती के साथ साथ हैं मकान के सड़कें आदि, ये 29% लैंड में होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम समझेंगे कि जल में जो खेती होती है आपकी, उसे हम क्या कहते हैं? तो जल में जो खेती होती है उसको हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोपोनिक। ठीक है, और उसके साथ साथ हवा में जो खेती होती है उसे हम एरोपोनिक कहते हैं। और उसके बाद बताएं, जो सॉइल कल्चर की बात करें, सॉइल कल्चर जिसमें कोकोपीट्स में हम क्या करते हैं? सॉइल कल्चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे आपसे जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का। ठीक है, इसमें फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में स्टूडेंट हम बात करेंगे फादर ऑफ सॉइल साइंस की, है ना, कि आपके जो फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? तो फादर ऑफ सॉइल साइंस आपके वीवी डाकूचेब हैं, है ना। वीवी डाकूचेब को हम फादर ऑफ सॉइल साइंस कहते हैं, है ना, सॉइल साइंस के पिता। ठीक है, अब बात करेंगे हम डेफिनेशन की कि सॉइल की डेफिनेशन क्या है। देखो, सॉइल की डेफिनेशन में मृदा जो है एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है? मृदा एक क्या है? प्राकृतिक पिंड है ना। क्या है? प्राकृतिक पिंड है ना। और ये कार्बनिक पदार्थों को, किसको? कार्बनिक पदार्थ। कौन से? ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का क्या है? अपघटन, है ना, और खनिज पदार्थों की विघटन के द्वारा क्या हुआ है? मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, जो खनिज पदार्थ हैं और कार्बनिक पदार्थ हैं, इनकी सड़ने गलने से मृदा का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। उसके बाद आपके जो अरस्तु वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं, अरस्तु वैज्ञानिक कहते हैं मृदा पौधों का उदर होती है। क्या होती है? मृदा क्या होती है? पौधों का उदर होती है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में कि चट्टानें क्या कहलाती हैं। चट्टान मतलब रॉक्स। ठीक है, रॉक्स, चट्टानें। देखो, चट्टानों की निर्माण की बात करें तो चट्टानों का निर्माण खनिजों के टूटने फूटने से, है ना, वेदरिंग से, विघटन अपघटन के द्वारा चट्टानों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो चट्टानों की बात करें आप तो चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं स्टूडेंट? तो चट्टानें आपकी होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो चलिए हम देखें कौन कौन से 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। देखो, चट्टानें आपकी जो 3 प्रकार की होती हैं, सबसे पहले बात करें हम आग्नेय चट्टान की। किसकी? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जैसे नाम से आपको पता चल रहा, आग वाली चट्टान। ज्वालामुखी फूटने के बाद लार्वा बन के ठंडा हो जाता है, ठोस पिंड के रूप में उसे चट्टान का रूप ले लेता है, उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसके उदाहरण ग्रेनाइट, सिएनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट, है ना, ऑब्सीडियन, झावा, ये आपकी क्या है? आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान के बाद हम बात करेंगे आपको दूसरी अपसादी चट्टान। देखो, अपसादी चट्टान को हम क्या है? अपसादी चट्टान को हम क्या है?
परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान, जो कि विभिन्न प्रकार की परतों के जमने से ठोस पिंड के रूप में होती है, उसे अपसादी चट्टान या परतदार चट्टान कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें, चूना पत्थर, कोयला, सेल, बालुआ, रेतीली पत्थर, है ना, ये इनके अपसादी चट्टान के उदाहरण हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे तीसरा क्या है? रूपांतरिक चट्टान। रूपांतरिक चट्टान की बात करें तो ये आग्नेय चट्टान और अपसादी चट्टान दोनों के मूल रूप से जिस चट्टान का निर्माण हुआ है, देखो नाम से भी आपको पता चला, रूपांतरिक चट्टान, उसे हम रूपांतरिक चट्टान कहते हैं। रूपांतरिक चट्टान का उदाहरण है संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, सिल्ट, नीस और मैग्नेटाइट। ये आपके रूपांतरिक चट्टान का उदाहरण है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को पेपर में आएगा कि चट्टानें क्या है, चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए। तो आप आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरिक चट्टानों के बारे में बताएंगे और इनके उदाहरण बताएंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे आप खनिज के बारे में, है कि खनिज क्या होते हैं, है ना। तो आपको अभी बताया था हमने कि चट्टानों का निर्माण खनिजों से हुआ है। अब खनिज का निर्माण किससे हुआ है? चट्टानों से। किससे हुआ है? चट्टानों से। बिल्कुल अपोजिट है। देखो, चट्टानों के टूटने से, फूटने से, वेदरिंग से खनिज का निर्माण हुआ है, खनिज कहते हैं। खनिज का वर्गीकरण की अगर बात करें कि खनिज की कितनी प्रकार से वर्गीकरण है, तो खनिज का वर्गीकरण बहुत प्रकारों से होता है। सबसे पहले हम खनिज के वर्गीकरण की बात करें तो पहला है आपका खनिज का वर्गीकरण प्राथमिक खनिज। देखो, इनके कणों का आकार, इनके जो कण हैं उनके आकार 2 म्यू अथवा 0.002 मिलीमीटर से क्या है? अधिक होता है। जो आपका अधिक होता है वो प्राथमिक खनिज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राथमिक खनिज कहलाती हैं, है ना। और प्राथमिक खनिज का उदाहरण की बात करें तो प्राथमिक खनिज का उदाहरण है फेल्सपार है, क्वार्टजाइट है, माइका है ना, माइका को अभ्रक बोलते हैं, और फेरो में मैग्नीशियम, उसके बाद एपेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिरकन, ये आपके प्राथमिक खनिज के उदाहरण हैं स्टूडेंट। उसके बाद द्वितीय खनिज की बात करें, द्वितीय खनिज क्या है आपका? देखो, इन कणों का व्यास, द्वितीय खनिज की बात करें, इन कणों का व्यास क्या है? 2 म्यू से कम होता है। जिनका 2 म्यू से कम होता है वो आपका द्वितीय खनिज कहलाती हैं, और जिनका 2 म्यू से अधिक होता है, ठीक है, 2 म्यू से क्या होता है? अधिक होता है। देखो ये लिखा, अधिक होता है, वो आपके क्या है? प्राथमिक खनिज कहलाते हैं। ठीक है, और आपके जो द्वितीय खनिज है उनके उदाहरण है आयरन पायराइट्स हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, आयरन द्वितीय कैल्साइट, एपेटाइट्स हो गया, गिप्साइट हो गया, है ना, और उसके बाद जिएलाइट हो गया। ये आपके क्या हैं? उसके द्वितीय खनिज के उदाहरण हैं, जिसमें क्यूलिनाइट्स, एलाइट, मोनमिनरलाइट, डोलोमाइट, इल्मेनाइट्स, ये आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करेंगे आपको दूसरा, रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। ठीक है, देखो, रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों की वर्गीकरण की बात करें तो रासायनिक संगठन के आधार पर खनिज, सिलिकेट खनिज आ जाते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर, और उसके बाद ऑक्साइड, कार्बोनेट, हेलाइट, सल्फेट, सल्फाइड और फॉस्फेट, ये आपके क्या है? रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण है बेटा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा है आपका मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर है? मात्रा के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर खनिजों की वर्गीकरण की बात करें तो मात्रा के आधार पर जो खनिजों का वर्गीकरण है वो आपका 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला हम बात करें तो पहला है ये आपका आवश्यक खनिज। कौन सा है? आवश्यक खनिज। और दूसरा है आपका, दूसरा क्या है? आपका सहायक खनिज। कौन सा है? सहायक खनिज। देखो, आवश्यक खनिज की बात करें तो आवश्यक जो खनिज है आपका, तो आवश्यक खनिज में जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, वो आपकी 95 से लेके 98% होती हैं। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण कैल्साइट है ना, मैग्नेटाइट्स आदि, ये आवश्यक खनिज हो गए। आवश्यक खनिज के बाद आपका है सहायक खनिज। तो सहायक खनिज, इसमें चट्टानें कितनी होती हैं? इसमें चट्टानें आपकी होती हैं 2 से लेके 5%। इसकी उदाहरण की बात करें तो एपेटाइट्स है और पायराइट है, मैग्नेटाइट्स है, इसकी क्या है? उदाहरण हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे आपसे कि अपेक्षित घनत्व के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? अपेक्षित घनत्व के आधार पर। अपेक्षित घनत्व के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार से है। सबसे पहला है हल्के खनिज और दूसरा है भारी खनिज। हल्के खनिज अपेक्षित अनुपात, हल्के खनिज का क्या है?
2.85 से कम जो खनिज होती हैं वो हल्की खनिज कहलाती हैं, जिसके उदाहरण हैं आपके मैग्नेटाइट्स है ना, और क्वार्ट्जाइट्स इसके उदाहरण हैं। फेल्सपार और मस्कोवाइट्स ये उदाहरण हैं। भारी खनिज की बात करें, भारी खनिज में इनका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, इनका अपेक्षित घनत्व होता है 2.85 से अधिक। इसमें हेमेटाइट्स आ जाएगा, पायराइट्स आ जाएगा, ल्यूमिनाइट्स आ जाएगा, ओगाइट्स आ जाएगा, ओलिवाइन्स आ जाएगा। ये आपके क्या हैं, भारी खनिज के उदाहरण हैं स्टूडेंट। तो खनिज का आपका ये हो गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए कि खनिज क्या है और खनिजों का वर्गीकरण, तो आप बताएंगे खनिजों का वर्गीकरण किस किस के आधार पर बनाएंगे। सबसे पहला आप उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज बताएंगे। दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। तीसरा मात्रा के आधार पर आवश्यक खनिज और सहायक खनिज। अपेक्षित घनत्व के आधार पर हल्के खनिज और भारी खनिज। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद को क्वेश्चन पूछा गया कि खनिज के गुण क्या क्या हैं। तो खनिज के गुणों में सबसे पहला आप बताएंगे चमक, कि खनिज में क्या क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। दूसरा आप बताएंगे क्या पाई जाती है खनिज में, घनत्व, है ना, घनत्व पाया जाता है। तीसरा आप बताएंगे खनिज में क्या पाई जाती है, कठोरता, है ना, कठोरता पाई जाती है। उसके बाद चौथा क्या बताएंगे आप, खनिज में क्या बताएंगे आप, पारदर्शी, है ना, खनिज क्या होती है आपकी चौथी, पारदर्शक होती है, ठीक है। और पारदर्शक के बाद है ना, ये आप खनिज के गुण में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मृदा का निर्माण, कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। देखो मृदा निर्माण, मृदा पिंड का उद्भव है ना, जो भूपटल के अक्षय और कटिबंध में होने वाले अनेक भू रासायनिक चक्रीय प्रक्रमों के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है, जिसे मृदा निर्माण कहते हैं। देखो मृदा निर्माण विभिन्न प्रकार से हो सकता है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मृदा निर्माण का, तो मृदा निर्माण विच्छेदन के द्वारा होता है, डिकम्पोजिशन के द्वारा। मृदा का निर्माण एक विनाशकारी प्रक्रम प्रारंभ होता है, संश्लेषण, जिसमें इन प्रक्रम का द्वारा पार्श्विका का निर्माण होता है। ह्यूमिफिकेशन, मृदा कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नवीन कार्बन पदार्थ, ठीक है, कि संश्लेषण ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। निक्षालन, ठीक है, निक्षालन क्या है, जिसमें मृदा ऊपरी सतह में उपस्थित अवयव नीचे की तरफ प्रभावित जल, है ना, या प्रभावित जल में क्या है पहुंचते हैं, निक्षालन कहलाता है। उसके बाद क्या है, वह प्रक्रिया जल के साथ अनेक प्रकार के कार्बनिक हैं आकर्षक अवयव जमा हो जाते हैं। पौधजलीकरण की बात करें कि पौधजलीकरण ये निक्षालन प्रक्रिया का एक क्या है प्रकार है, ये ठंडे नम प्रदेशों में होता है। उसके बाद क्या है, लेटराइजेशन। लेटराइजेशन क्या है, ये लेटराइजेशन की उत्पत्ति इस प्रक्रम की जिसके द्वारा मृदा का निर्माण होता है। कैल्सिफिकेशन, मृदा में चर्मोजन्म, पोडजोल, काली मृदा कहते हैं। कैल्शियम लवण की प्रधानता इसमें ज़्यादा होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लवणीकरण। देखो लवणीकरण की बात करें, मृदा में लवणीकरण की स्थिति प्रोफाइल की क्षारीय लवणों को एकत्रित होने से होती है, ठीक है, यह मृदा में कृषि उपयुक्त नहीं होती है। उसके बाद है आपका क्षारीयकरण, ठीक है। क्षारीयकरण की बात करें तो स्टूडेंट देखो क्षारीयकरण क्या है, इस प्रक्रिया में मृदा की सतह के ऊपर, ठीक है, ऊपरी सतह में क्षार, विशेष रूप से सोडियम कार्बोनेट्स एवं बाइकार्बोनेट एकत्रित हो जाते हैं, जिसे हम क्षारीयकरण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे हो गया, ये तो हमने बात कर ली। उसके बाद मृदा निर्माण, देखो मृदा निर्माण की बात करें तो मृदा का निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की, है ना, कि क्वेश्चन आ जाता है कि मृदा निर्माण क्या है और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक जैनी हैं, ठीक है, और दूसरे वैज्ञानिक क्या हैं, जोफे हैं। इन दोनों ने अपने अलग अलग कारक दिए थे। वैज्ञानिक जो जैनी हैं, वैज्ञानिक जैनी ने क्या है कारकों को एक रिएक्शन के द्वारा दिया था, है ना, एक रिएक्शन के रूप में बताया था, ठीक है, जिसमें S = FCl Br इसके द्वारा बताया। और उसी में बीबी डाकूचेप आ गए। बीबी डाकूचेप ने S = FpClO ओरिजिन्स, ठीक है, इसके रूप में बताया, ठीक है। उसके बाद
आपके वैज्ञानिक जॉफी हैं, तो वैज्ञानिक जॉफी ने मृदा निर्माण में भाग लेने वाले कारकों को 2 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में विभाजित किया? 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला है आपका सक्रिय कारक, दूसरा निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक में आपका जलवायु आ जाएगा और जीवमंडल आ जाएगा। देखो जलवायु में क्या क्या आ जाएगा आपका? वर्षा, तापमान, आर्द्रता, है ना, ओला, ये सब आ जाएंगे। जीवमंडल में आ जाएगा वनस्पति मंडल, है ना, जंतु मंडल और मानव, ये आ जाएंगे। उसके बाद निष्क्रिय कारक की बात करें तो निष्क्रिय कारक में अपन आपके हैं पैतृक पदार्थ, पोषक तत्व, भूतल, रूप और भूमि की आयु, ये आपके आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन आपका आता है स्टूडेंट कि मृदा निर्माण क्या है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है सॉइल प्रोफाइल का। आपका क्वेश्चन आना है। ठीक है, दीज लेयर और हॉरिजॉन आर रिफ्रैक्टेड, है ना, वाई लेटर, कि आपके जो 6 लेटर हैं आपके सॉइल प्रोफाइल में। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, जो आपके OAECBR। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है स्टूडेंट इन शस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। ओ हॉरिजॉन, मिट्टी की ऊपरी परत क्या कहलाती है? ओ हॉरिजॉन, मिट्टी की ऊपरी परत, जो कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ए हॉरिजॉन, ये ह्यूमस परत के नाम से जानते हैं। खनिज पदार्थों की मात्रा इसमें अधिक होती है ए हॉरिजॉन में। ई हॉरिजॉन, इन शस्त्रों में क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है? निक्षालन होता है। बी हॉरिजॉन, ये शस्त्र इस शस्त्र के नीचे, ठीक नीचे, इस शस्त्र कार्बनिक अकार्बनिक शस्त्र पहुंचते हैं। सी शस्त्र, इसमें खनिज शस्त्र कहते हैं। सी शस्त्र को क्या कहते हैं? खनिज शस्त्र कहते हैं। आर हॉरिजॉन, ये मूल चट्टानों से निर्मित होती है। किससे होती है? मूल, इसमें चट्टानें होती हैं, है ना, बेड रॉक्स भी होती हैं, जिसे आर हॉरिजॉन कहते हैं। स्टूडेंट, सॉइल प्रोफाइल क्या है? देखो, मृदा को ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर विभिन्न प्रकार की जो शस्त्र दिखाई देती हैं उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसका आपको डायग्राम बनाना है सॉइल प्रोफाइल का। ठीक है, सचित्र वर्णन करें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप डायग्राम बनाकर, है ना, और इसको डिफाइंड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, वेदरिंग अपक्षय के बारे में। ठीक है, कि वेदरिंग क्या है, अपक्षय क्या है। आप जब जानते हैं वेदरिंग, टूटना फूटना। ठीक है, चट्टानों की इस वियोजन तथा अपघटन को ही अपक्षय कहते हैं। अपक्षय बेटा 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अपक्षय क्या है। अपक्षय के प्रकार: भौतिक अपक्षय, यांत्रिक बोलते हैं, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ये आपके अपक्षय के क्या हैं? प्रकार हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार हैं। सबसे पहला भौतिक अपक्षय है। भौतिक अपक्षय की बात करें तो भौतिक जो अपक्षय है आपका, टूटना फूटना है, वो प्रकृति में ऑटोमेटिक होता है, ताप के द्वारा, आर्द्रता के द्वारा, ओला के द्वारा, वर्षा के द्वारा। ठीक है, ये आपके भौतिक अपक्षय हो गए, जिससे चट्टानें टूटती फूटती हैं। ठीक है, उसके बाद रासायनिक अपक्षय की बात करें तो रासायनिक अपक्षय क्या है? ऑक्सीकरण, जलयोजन, निर्जलीकरण, अपकरण, कार्बोनेटीकरण और डीकार्बोनेटीकरण, ये आपका क्या है? रासायनिक अपक्षय है। ठीक है, जैविक अपक्षय की बात करें स्टूडेंट तो जैविक अपक्षय 3 प्रकार से होता है। पहला तो है मानव के द्वारा होता है, दूसरा होता है पशुओं के द्वारा, ठीक है, तीसरा होता है पेड़ों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि पेड़ों की जड़ क्या है आपकी? मिट्टी को काट कर, है ना, चट्टानों को तोड़कर बाहर निकल आती हैं। पशु के पेड़ पौधों, पशुओं के पंजों के द्वारा, है ना, भी चट्टानें क्या है? टूट जाती हैं, चटक जाती हैं। वेदरिंग होने, मानव के द्वारा भी चट्टानें क्या है? टूटती हैं। तो क्वेश्चन आपका अपक्षय के बारे में आएगा, अपक्षय के प्रकार आएंगे तो आप बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे मृदा के भौतिक गुणों के बारे में, कि आपकी मृदा के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका मृदा की भौतिक गुण में। सबसे पहले मृदा वर्ग कण के बारे में। कणों के विभिन्न वर्गों को मृदा वर्ग कण कहते हैं, जैसे कंकड़, बालू, सिल्ट, क्ले इसके अंतर्गत आते हैं। देखो, मोटी बालू जिसका आपका व्यास है मोटी बालू का, ये आपका 2.0 से 0.20, ठीक है। महीन बालू का व्यास है 0.2 से 0.02, सिल्ट का है 0.02 से 0.002 और किले का है 0.002 से कम। ये आपका व्यास है ISSS के द्वारा, ठीक है, इंडियन सोसाइटी सॉइल साइंस के अनुसार इन्होंने ये बताया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बताया बहुत मोटी बालू का व्यास है ना, मोटी बालू का व्यास, मध्यम बालू का, महीन बालू का, उसके बाद बहुत महीन बालू का, सिल्ट का, उसके बाद किले का वही है 0.002 से कम, ठीक है, आपका किले का व्यास है। उसके बाद स्टूडेंट हम
दूसरा क्वेश्चन, ये आपके मृदा के भौतिक गुण हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेंगे स्टूडेंट। सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में, मृदा कणाकार। देखो मृदा के विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। उसके बाद है मृदा संरचना। मृदा संरचना का तात्पर्य मृदा के कणों की सजावट अथवा समूह बनाना, आपस में मिलकर झुंड एक क्रम से किस प्रकार आ रहे हैं व्यवस्थित करना, है ना, क्रम को किस प्रकार व्यवस्थित करना मृदा संरचना कहलाता है। मृदा संरचना की प्रभावित करने वाले कारक, इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग आ सकता है कि मृदा संरचना क्या है, मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा के कणों का आकार प्रभावित करता है, मृदा के पोषक तत्व हो गए, ठीक है। उसके बाद मृदा समय, मृदा आयु, ये मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक हैं कि मृदा की संरचना को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, ठीक है। मृदा जल हो गया, ठीक है, ये आपकी मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मृदा घनत्व, सॉइल डेंसिटी। मृदा प्रति इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थों का द्रव्यमान मृदा घनत्व कहलाता है। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित क्या है, पदार्थों का द्रव्यमान क्या है, मृदा घनत्व कहलाता है। मृदा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट मृदा रंध्र अवकाश। देखो मृदा रंध्र अवकाश क्या है आपका, इसमें हम मृदा के ठोस कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान, है ना, खाली स्थान जिसमें वायु और जल से भरा हो, उसे हम रंध्र अवकाश कहते हैं। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें चैनल को, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृदा गाढ़ापन। मृदा गाढ़ापन आर्द्रता की विभिन्न दशाओं में मृदा पदार्थों के ससंजन तथा असंजन के भौतिक बलों को किस किस्म एवं मात्रा को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद मृदा रंग की बात करें, ये क्वेश्चन आपको पुराने प्रीवियस पेपर में देखने को मिला है। मनसेल मृदा रंग चार्ट द्वारा मृदा रंग मानक रंग चार्टों से तुलना करके अच्छी तरह के निर्धारित किए जाते हैं। मृदा रंग प्रकाश का रंग, इसके 3 मुख्य गुण होते हैं। पहला है बण, मान, क्रोमा। बण की बात कर रहे हैं हम कि बण है क्या आपका, ये क्या है, यह प्रबल तरंगदैर्घ्य या प्रकाश के रंग को क्या करती है, निर्देशित करती है। तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की रंग को निर्देशित करती है। उसके बाद है मान, वैल्यू। कभी कभी इसे चमक भी कहते हैं। ये प्रकाश की कुल मात्रा को क्या करती है, निर्देशित करती है। गहरे रंग से हल्के रंग की ओर बढ़ती है। मान, क्रोमा क्या है आपका, यह प्रकाश के प्रबल तरंगदैर्घ्य की अपेक्षित शुद्धता होती है। ये श्वेत प्रकाश की अनुपातों के घटने से बढ़ती है। उसके बाद क्या है, पारगम्यता। 8वां है आपका मृदा के भौतिक गुण कितने हैं, 8 गुण हैं स्टूडेंट मृदा के भौतिक। तो 8वां है आपका मृदा पारगम्यता। व्यवहार में किसी द्रव्य के मृदा में परागमन को, मृदा के परागमन को ही पारगम्यता कहते हैं। ये सुगमता से, जिसमें गैस, पौधे की जड़ें मृदा द्रव्यमान या मृदा स्तर में प्रवेश करती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, जिसे हम मृदा पारगम्यता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे मृदा गण स्तर पर। मृदाओं को 3 समूह में बांटा गया। गण स्तर पर मृदाओं को कितनी समूह में बांटा गया, 3 में। पहला क्षेत्रीय मृदाएं, अंता क्षेत्रीय मृदाएं, अक्षेत्रीय मृदाएं, जोनल, इंटरजोनल, आजोनल, है ना, 3 प्रकार से बांटा गया है। इसमें स्टूडेंट हम आपको बताएंगे कि मृदा में विभिन्न जो गुण होते हैं वो किन के कारण मृदा किस कलर की होती है। पहला मृदा का जो रंग है, लाल रंग, किसके कारण होता है, वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। मृदा का काला रंग किसके कारण होता है, टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट के द्वारा। मृदा का भूरा रंग किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटाइट्स के कारण। मृदा का पीला रंग किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है। ये इनके कारण मृदा का रंग होता है। उसके बाद पद्धति के संवर्ग में, देखो पद्धति के संवर्ग में बात करें, नई पद्धति में वर्गीकरण में निम्न संवर्ग होते हैं। पहला है आपका गण, दूसरा है आपका उपगण, तीसरा बड़ा समूह, उपसमूह, कुल, श्रेणी, प्रावस्थाएं, ये आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। ये पद्धति संवर्ग के आधार पर है। देखो क्वेश्चन अगर आपका आ जाएगा कि मृदा के गणों के आधार पर मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो गणों के आधार पर मृदा आपकी 12 प्रकार से होती हैं। कितने प्रकार से होती हैं, 12 प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली आपकी जो है मिट्टी, वो है एंटी सॉइल, ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदाएं कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा इंसेप्टी सॉइल। इंसेप्टी सॉइल
का अर्थ शुरुआत, मृदा के निर्माण की शुरुआत की अवस्था है, ये नम क्षेत्रों में मिलती है। मौली सॉइल का मतलब होता है मुलायम, इसमें क्षार मात्राएं अधिक होती हैं, क्षार मृदा, चारागाह की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। उसके बाद है आपकी एलपी सॉइल, वनों की मिट्टी जिसमें मध्य से उच्च क्षार की मात्रा होती है। उसके बाद अब अल्टी सॉइल का मतलब होता है अंतिम, क्षार की मात्रा कम होती है, वनों की मृदाएं इसके उदाहरण हैं। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्साइड, ऐसी मिट्टी जिसमें सियोक्साइड्स अधिक होते हैं और उष्ण क्षेत्रों में अधिक ये ऋतुचरित मृदाएं होती हैं। वर्टी सॉइल काली मिट्टी को बोलते हैं, है ना, फैलने सिकुड़ने वाली मिट्टी होती है जो कि फटने पर दरारें पड़ जाती हैं। उसके बाद है एरिडी सॉइल, एरिडी का मतलब होता है सूक्ष्म क्षेत्रों वाली सूक्ष्म मृदा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करेंगे स्पोडोसॉइल की, कि स्पोडोसॉइल क्या होती है आपकी। स्पोडोसॉइल है, स्पोडो का अर्थ होता है लकड़ी की राख होती है, ऐसी मृदा है ना, सेकोक्साइड्स एवं ह्यूमस के जमा होने पर ही इनका निर्माण होता है। हिस्टोइल ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है ऊतक, है ना, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं और पीट 20% से अधिक होती है। उसके बाद है आपका एंडी सॉइल, नई मृदा जिसका निर्माण होता है, जल्दी हो जाता है निर्माण, वह मृदा इसके अंतर्गत आती है सॉइल प्रोफाइल का निर्माण। उसके बाद है आपका जेली सॉइल, ये नव विकसित मृदाएं, ठंडा तापमान या बर्फ के जमने से जेली सॉइल का निर्माण हुआ था। देखो स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा 12 गण के आधार पर अगर मृदाओं का वर्गीकरण पूछा जाए तो आप इन 12 गणों के आधार पर मृदाओं को डिफाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको भारत की मृदाओं के बारे में बताते हैं कि भारत की मृदाएं क्या हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है मिट्टी को। ठीक है, पहला है आपका एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, एरिड डिजार्ट सॉइल जिसे सूक्ष्म एवं रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं, लवड़ीय क्षारीय मिट्टी है। उसके बाद पीट और दलदली मिट्टी, ये 8 प्रकार की भारत की मृदाएं जो भारत में मिलती हैं, इनके गुणों के बारे में लिखना है कि ये कैसी होती हैं, लवड़ीय होती हैं, क्षारीय होती हैं, इनका pH मान कितना होता है, इनके बारे में, ये कौन से कलर की होती हैं, ये कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इनके सारे गुणों को, कैरेक्टरों के बारे में आपको इसमें लिखना है अगर पूछा जाए भारत की मृदाओं के बारे में। नेक्स्ट है स्टूडेंट उत्तर प्रदेश की मृदाएं। देखो उत्तर प्रदेश में मृदाओं को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है जो आपको पहाड़ी मृदाएं, तराई मृदाओं के बाद आपका है बुंदेलखंड की मृदाएं, विंध्याचल मृदाएं, ऊसर मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं। ठीक है, तो ये आपकी 6 मृदाएं ये आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में भी आपको, इनकी कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, किस जिले में पाई जाती हैं, है ना, और इन मृदाओं की क्या उपयोगिता है, कौन सी फसलों की कितनी ग्रोथ करती हैं, इनके बारे में सारे लिखना है आपको स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में आए तो आपको इन 6 मृदाओं के बारे में बताना है। उसके बाद मृदा अभिक्रिया। देखो मृदा अभिक्रिया की बात करें तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यदि मृदा कोलाइट पर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण OH आयन की सांद्रण की अपेक्षित अधिक हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण, ठीक है ध्यान रखना, और OH आयन की सांद्रण के अधिक हो तो मृदा आपकी कैसी कहलाएगी, अम्लीय कहलाएगी। OH आयन की सांद्रण H+ आयन सांद्रण से अधिक हो तो आपकी मिट्टी कैसी कहलाएगी, क्षारीय कहलाएगी। H+ आयन और OH आयन समान संख्या में होने पर मृदा कैसी कहलाएगी आपकी, इधर उदासीन है, क्या है, उदासीन कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मृदा pH, सॉइल pH के बारे में। ठीक है, कि सॉइल pH क्या है, किसी विलयन की pH उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक क्या कहलाता है, pH कहलाता है। pH बराबर आपका क्या होता है, pH बराबर होता है आपका लॉग है और ऊपर 1 और कोष्टक में क्या होता है आपका H+। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है pH का, तो इसको आप भूले नहीं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको याद, pH हाइड्रोजन आयन सांद्रता H+ सक्रियता का ऋणात्मक लघुगुणक होता है, pH की परिभाषा है। pH स्केल के बारे में बात करेंगे कि pH स्केल होता क्या है आपका, pH स्केल क्या है, pH हाइड्रोजन आयन सांद्रता H+ सक्रियता का व्युत्क्रम का 10 आधार पर लघुगुणक होता है pH स्केल। pH स्केल की बात करें, pH स्केल HPL सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में pH स्केल को परिभाषित किया था स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद उभय प्रतिरोध, बफरिंग के बारे में ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आता है,
इसको ध्यान रखना, बफरिंग क्या है, किसी घोल या विलयन में उपस्थित वे पदार्थ जिनके कारण घोल के पीएच में परिवर्तन के लिए आवश्यकता से अधिक अम्ल और क्षार की आवश्यकता होती है, उन्हें हम बफर या उभय प्रतिरोधी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बफर और उभय प्रतिरोधी एक ही है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद मृदा कोलाइट्स के बारे में समझेंगे कि मृदा कोलाइट्स होती क्या है। देखो, मृदा कोलाइट्स कलिल अवस्था को सूक्ष्म विलयन अणु और बड़े निलंबन कणों के बीच की अवस्था माना जाता है, कलिल को। ठीक, कोलाइट को, कोलाइट कणों का व्यास कितना होता है, 5 से लेके 100 म्यू होता है। कोलाइट शब्द किसने दिया था, थॉमस ग्राम जो वैज्ञानिक हैं आपके, उन्होंने दिया था। मृदा का विभिन्न बड़े एवं छोटे अनेक कणों से बनी होती है, जिस सूक्ष्म कणों का व्यास कितना होता है, 0.002 मिमी या 2 माइक्रोन से कम होता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं, कोलाइट्स कहते हैं। क्यूलिनाइट समूह एक एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्स क्ले से बना एक सफ़ेद खनिज जो कि क्यूलिनाइट्स कहलाता है। मोंटमेरोलिनाइट्स की बात करें, ये भी 2 नंबर में आपको आएगा। मोंटमेरोलिनाइट एक खनिज है जिसमें स्थायी संरचनात्मक ऋणात्मक है ना आवेश होता है, जिसे संतुलित करने के लिए है ना बाहरी धनायन की आवश्यकता होती है। इलाइट एक मिट्टी की खनिज है जो गैर विस्तरित अभिक्रिय और द्विअष्टकीय होती है। ठीक है, उसके बाद हम आयन विनिमय के बारे में बात करेंगे। आयन विनिमय आपकी क्या होती है। देखो, आयन विनिमय की बात करें, विनिमयशील प्रवस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयन पारस्परिक क्या है, अधिशोषित आयन विनिमय कहलाते हैं। आयन विनिमय कैसे होते हैं, आपके धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं। धनायन या ऋणायन, 2 प्रकार के आयन होते हैं। अगर आयन की पूछ ले के आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और कैसे होते हैं, ऋणायन के बारे में। उसके बाद CN रेशियो देखो स्टूडेंट, पूछा जाता है आपको, मृदा में कार्बनिक पदार्थ, मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन में एक गहरा संबंध होता है। C से कार्बन, N से नाइट्रोजन। कार्बन ऊर्जा प्रदान करता है और नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक, एक गहरा संबंध होता है। ठीक है, जिसमें जलोढ़ मृदा का CN नाइट्रोजन अनुपात, काली मृदा का CN नाइट्रोजन अनुपात, मरुस्थलीय मृदा का CN अनुपात, लेटराइट मृदा का CN अनुपात। तो सभी मृदाओं में CN रेशियो अलग अलग होता है। उसके बाद देखो, बायो फर्टिलाइजर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बायो फर्टिलाइजर होता क्या है, ऐसे जीवाणुविद जिनके जीवाणुओं में जीवित कोशिकाएं होती हैं, जब उपयोग में लाए जाते हैं तब अपनी शक्ति से वातावरणीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थित फास्फोरस को पौधे में उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। देखो, जैव उर्वरक आपके 2 प्रकार से होते हैं, एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, दूसरा क्या है, फास्फोरस स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक हैं, दूसरा है आपका फास्फोरस स्थिरीकरण करने वाली जैव उर्वरक। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जैव उर्वरक हैं, उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दलहनी फसलों में राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, अजोला, है ना। असहजीवी की बात करें, ये नीलहरित काई, नॉनस्टॉक, एनाबीना, ओलासीरा, इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, वायुजीवी और अवायुजीवी। वायुजीवी में आपका एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, अवायुजीवी में आपका क्लोरिडियम, रेडोस्पाइरिलियम, क्लोरीबियम, ये इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे फास्फोरस घुलनशील कारक। देखो, फास्फोरस आपके जो घुलनशील कारक हैं वो आपके माइकोराइजा है पहला तो, ठीक है। उसके बाद सुडोमोनास स्ट्रेटा है, ठीक है। ये आपके फास्फोरस घुलनशील कारक हैं स्टूडेंट। DDT की बात करें तो DDT का फुल फॉर्म एक प्रकार का क्या है, कीटनाशक है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, जो कि विभिन्न प्रकार के कीटों को मारने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लवणीय मृदा और क्षारीय मृदाओं की बारे में बात। तो लवणीय जो मृदा है आपकी, ऐसी मृदा जिसका pH कितना होता है, 8.5 से कम होता है। कितना होता है, 8.5 से कम होता है, आपकी लवणीय मृदा होती है। और 8.5 से अधिक होता है वो आपकी कौन सी मृदा कहलाती है, क्षारीय मृदाएं कहलाती हैं। देखो, जल के वर्गीकरण की बात करें, अगर जल का वर्गीकरण आ जाएगा कि जल का वर्गीकरण क्या है, तो जल के वर्गीकरण में हमें क्या है, 3 प्रकार से बताना है जल का वर्गीकरण। पहला है आर्द्रताग्राही जल, केशिकीय जल और गुरुत्वाकर्षण जल। आर्द्रताग्राही जल की बात करें तो आर्द्रताग्राही जल जो आपका होता है, आर्द्रता जल मिट्टी में गुरुत्वाकर्षण जल बह जाने के बाद, गुरुत्वाकर्षण जल क्या है, बह जाने के बाद, है ना, मिट्टी में बने रहने वाले पानी को कहते हैं। यह पानी मिट्टी के कणों के चारों ओर एक परत के रूप में रहता है। ये पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है स्टूडेंट। केशिकीय जल, केशिकीय जल क्या है आपका, जिसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, वह जल जो गुरुत्वाकर्षण जल के बाहर निकल जाने के बाद मिट्टी में रह जाता है, जो कोशिका गति के नियमों को अधीन होता है और मिट्टी के कणों के चारों ओर
रहता है, ये पौधों को प्राप्त हो पाता है। उसके गुरुत्वाकर्षण जल, ग्रेविटेशनल वाटर। गुरुत्वाकर्षण जल से तात्पर्य उस पानी से है जो गुरुत्वाकर्षण कि बलों के कारण मिट्टी के माध्यम से बहता है, ये पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये जल का वर्गीकरण अगर पूछा जाए और जल का महत्व, तो इनको लिखना है स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे आपको पेपर में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।